Good morning, children. Today we are going to start with the history chapter number 2, the age of the new kingdoms. From the name, it is clear, beta, कि we are talking about that age when the new kingdoms arose. मतलब kingdoms तो already थी वहाँ पे, but वो एज जहाँ पे नई किंगडम्स बननी शुरू हुई थी. तो वो एज कौन सी थी? दैट एज इज़ फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी. जब गुप्ता एम्पायर डाउनफॉल हुआ और मुग़ल इन्वेजन बिगिन हुआ, उसके बीच का जो टाइम पीरियड, दैट इज़ नोन एज एज ऑफ न्यू किंगडम्स. बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग विद द चैप्टर, लेट अस स्टार्ट विद द टेक ऑफ जो आपके बुक में लिखा है. आपको आते भी होंगे इनके आंसर्स. द फर्स्ट मैप वॉज डिवेलप्ड बाय, अभी आपने लास्ट चैप्टर में करा है. येस, आई नो यू नो द आंसर, वेरी गुड. येस, अल इद्रिसी. देन सेकेंड इज तारिक हिंद वॉज रिटन बाय, ये भी आपको पता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो डन इन योर अर्लियर चैप्टर. अल बिरूनी, कौन थे अल बिरूनी? महमूद गजनी के टाइम के स्कॉलर, ठीक है. और उसके बाद आता है बाबर वॉज अ डैश एम्पर. येस, यू नो ऑल वेरी वेल, मुग़ल एम्पर, ठीक है. और वार्म अप बिफोर बाद में करेंगे. बिफोर दैट लेट अस रीड आउट कि मुग़ल्स के आने से पहले जो इंडिया और उसका पॉलिटिकल ऑर्डर था वो दैट वाज इन द स्टेट ऑफ टर्मोइल, ठीक है ना. क्योंकि देखिए बेटा, जब गुप्ता एम्पायर डाउनफॉल हुआ होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो किंग्स जो हैं इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, ठीक है. बड़ा आपस में लड़ाई झगड़े होते होंगे क्योंकि हर एक इंसान अपनी पावर जो है दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है. अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके घर में पापा हेड हैं, अगर पापा हेड हैं तो आपके घर में बैठे हैं तो आप सब थोड़े ठीक ठाक रहेंगे कि पापा हैं तो ज़्यादा शरारतें नहीं करेंगे, है ना, बाहर नहीं जाएंगे, है ना, जो उनको गलत जो चीज़ें लगती है वो नहीं करने की कोशिश करेंगे. बट जैसे ही वो बाहर जाते हैं होंगे, आप एकदम से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ भी शरारतें, खेलना कूदना सब स्टार्ट कर देंगे. तो ऐसे ही जब आपके ऊपर अच्छे वाला कोई नहीं किंग रह जाता है किसी किंगडम में, तो उसको कौन, जो उससे नीचे वाले लोग जो होते हैं उससे जो पावरफुल बन जाते हैं, चाहे वो उसके नीचे वाले ही रहने वाले क्यों ना हो लोग, वो जब पावरफुल हो जाते हैं वो किंग को ओवरथ्रू करके खुद किंग्स बन जाते हैं, ठीक है. तो बड़ा क्योस था, बड़ी कन्फ्यूजन वाला स्टेट था और हर कोई अपनी पावर को शो करने के में लगा हुआ था. और एक पावरफुल किंगडम थी चोलाज, जिसका हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चोलाज जो है उसके बारे में उनका जो है ज़्यादा डेप्थ में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा क्योंकि ये एक ऐसी डायनेस्टी है जो इंडिया में ही रह के जिसने काफ़ी एक्सपेंड किया था. एक्सपेंशन काफ़ी दूर दूर तक, ऊपर नॉर्थ तक, गंगा वैली तक ले आए थे. फिर इसमें राजपूत्स भी हैं, उन्होंने भी अपनी एक्सटेंशन करने की कोशिश करी पावर्स की. प्रतिहाराज, पालाज ने, है ना. तो ये इन सब ने 700 ईयर्स तक अपनी ऐसे ही एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते रहे. एंड दैट वाज द टाइम पीरियड फॉर बिटवीन द गुप्ता एम्पायर एंड द मुगल इन्वेजन इन 1200 CE. तो दीज डायनेस्टीज़ जो दे यूज टू फॉट फॉर ईच अदर, क्यों फॉट करते रहते थे? ऐसे एरियाज़ के लिए फ़ाइट करते रहते थे जो बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते, जो बड़ी मतलब जिससे उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला होता था. जैसे जैसे जो फर्टाइल लैंड्स होती थी जहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स होते थे, और कोस्ट लाइन्स जहाँ पे होती थी क्योंकि उनको जो है सी रूट अच्छे से वहाँ पे आना जाना ईजी होता था उनको, जिसकी वजह से इनके ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों चीज़ें प्रमोट हों. ऐसी चीज़ों को, ऐसी एरियाज़ को ये उस अपने अंडर करना चाहते थे, ठीक है. उसको जीत के अपने अंडर अपनी कंट्रोल में लाना चाहते थे. सो ये जो पीरियड था फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर और मुग़ल इन्वेजन की बिगनिंग, तो ये पीरियड में बहुत सारे सबॉर्डिनेट रूलर्स आए जिनको वॉरियर चीफ्स भी कहा जाता था, कॉल्ड समांताज. अब समांताज बेटा आपको ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे पहले क्या होता थे, किंग होते थे, किंग के पास बहुत बड़ी किंगडम हुआ करती थी और उनके अंडर में कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते जिनकी बहुत सारी लैंड्स होती थी, या किसी वॉरियर चीफ होते थे. उनको क्या करते थे, क्योंकि इनके पास एरियाज़ ज़्यादा काफ़ी सारी लैंड होती थी, तो उनके एरियाज़ को बोलते थे कि चलो ठीक है, ये एरिया को आप खुद ही संभालो, इसको अच्छे से करो. क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऐसे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल,
principal alone can't manage the school properly, so he has to assign the work. टीचर्स अपनी टीचिंग करेंगे, है ना, ऑफिस में जो ऑफिशियल वर्क होगा, पियोन्स अपना अपना काम करेंगे, तो सबको असाइन होगा ताकि जो है स्कूल अच्छे से रन कर सके। तो किंग अपने किंगडम को अच्छे से रन करने के लिए कुछ हिस्सा जो इन लैंडलॉर्ड्स को दे देता था ताकि ये अच्छे से किंगडम को चलाया जा सके। और इन जो लैंडलॉर्ड्स या वॉरियर चीफ को सबॉर्डिनेट्स भी बोला जाता था, वो लोगों को समांतास भी बोला जाता था, ठीक है। तो समांतास का क्या होता था, ये जो लोग थे ये गिफ्ट्स देते थे किंग को, और कई बार जब वॉर में जाता था किंग तो उनको मिलिट्री सपोर्ट भी करा करते थे। लेकिन क्या होता था, ज़्यादा जब इनके पास लैंड ग्रांट्स ज़्यादा आ जाती थी, ठीक है, और इनके पास पावर ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि मिलिट्री सपोर्ट करते थे तो ऑब्वियसली इनके पास पावर भी ज़्यादा होगी। तो जब इनको लगता था कि जो किंग है वीक हो गया है और इनके पास पावर ज़्यादा है, तो वो उस किंग को नीचे गिरा के खुद राजा बन जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी सिचुएशन चेंज हो जाती थी वेल्थ और पावर की वजह से, और वे अपने आप जैसे ही गेन करते थे पावर तो अपने आप को ये महासमानता यहाँ महामंडलेश्वरा के नाम से अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे अपना नाम, ठीक है। इसका मतलब होता था कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन, कि उस रीजन के, उस एरिया के बड़े से बड़े लॉर्ड मीन्स हायर अथॉरिटीज़, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते थे वो अपनी ओवरलॉर्ड से अपनी इंडिपेंडेंस शो, मतलब ऑब्वियसली अपने आप इंडिपेंडेंस शो कर देते थे, तभी तो वो राजा बन गए ना। राजा को, जो एक राजा था जो ऑलरेडी वर्क कर रहा था वहाँ पे, उसको हटा के खुद अपने आप को उसकी जगह पे रख देना, तो दैट मीन्स इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस शो कर दी ना उस राजा को कि हम यहाँ के राजा हैं, आप वीक रूलर हो, आपको हम हटा दिया हमने, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी हो गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो क्योंकि सब आपस में लड़ते जा रहे थे, इन्हीं की वजह से जो इस्लामिक रूल था हमारे इंडिया में आ गया था। ये जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इसीलिए हमारे इंडिया में आके रूल कर पाए, क्योंकि जो हमारे जो लोकल रूलर्स थे वो हमेशा आपस में किसी ना किसी रीज़न से लड़ते रहते थे। अगर वो ना लड़ते तो शायद आज तक जो है ये इन्वेडर्स जो थे, हम फॉरेन इन्वेडर्स जो हमारे कंट्री पे रूल ना कर पाते, ठीक है। तो ये जो आपकी बुक ऊपर लिखा, वार्म अप में लिखा हुआ ना, मदर आई रोट अ पोएम फॉर यू, वाओ मे आई, मदर बोलती है वाओ मे आई रीड इट, है ना। तो उसके साथ आपको क्वेश्चन दिया, व्हाई डू यू थिंक सारा रोट अ पोएम फॉर हर मदर। तो ये एक्चुअली क्या है, एक प्रशस्तीज भी आती हैं आपके चैप्टर में। तो प्रशस्तीज जो होती है वो लिखी जाती थी इन प्रेज ऑफ किंग, किंग की प्रेज़ की जाती थी। तो किंग की जो प्रेज़ करते थे उनको क्या बोलते थे, प्रशस्तीज। तो ऑब्वियसली इस लड़की ने अपनी मदर की प्रेज़ लिखी होगी, दैट्स वाई द क्वेश्चन इज़ गिवन, वाई शी हैज़ रिटन द पोएम फॉर हर मदर, ठीक है। तो प्रशस्तीज को बेटा वैसे रॉन्ग भी हो सकते थे, कैसे कैसे रॉन्ग कह सकते हो, उनके ऊपर पूरा रिलाई नहीं किया जा सकता। क्यों रिलाई नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है कि जैसे कोई पावरफुल किंग है तो उसने जो आपके उसके टाइम का स्कॉलर हो, उसको ज़बरदस्ती उसको बोला हो कि भाई नहीं, चाहे वो वीक ही रूलर क्यों ना हो, उसने हो सकता है उसको बोल दिया हो कि भाई नहीं, आपको लिखना मेरे में अच्छा लिखना है ना। तो ये भी हो सकता था। तो अदरवाइज प्रशस्तीज क्या होती हैं, इन विच इज़ रिटन इन द प्रेज ऑफ द किंग, ठीक है, बाय अ स्कॉलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। तो जो कोर्ट स्कॉलर्स होते हैं वो लिखते थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में 3 पावर्स थी जो हमेशा स्ट्रगल करती रहती थी। वो कौन सी किसके लिए स्ट्रगल करती रहती थी, कन्नौज के लिए। कन्नौज बेटा आप अपनी पेज टर्न करके देखिए, और ये आपका जो नेपाल है उसके नीचे लिखा हुआ है कन्नौज, ये कान्या कुब्जा, ठीक है, इसको कान्या कुब्जा भी बोला जाता था। कन्नौज एक फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल एरिया था गंगा वैली के पास। तो इसकी वजह से सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। अब कौन अट्रैक्ट होते थे, कौन इस कन्नौज के लिए लड़ रहा था, वो 3 आपकी किंगडम्स थी, 3 पावर्स थी, जो कि गुर्जारा प्रतिहारस, देखिए पिंक कलर्स में लिखा हुआ है। अब गुर्जारा प्रतिहारस जो थे ये ऑलरेडी जो थे इसमें इस एरिया में, राजस्थान के एरिया में। तो यहाँ पे जो हरीश चंद्रा जो थे ये एक समानता थे, ठीक है, समानताज हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने जो अपनी किंगडम है, जो किंग जो ऑलरेडी चिल्ला रहा था उसको नीचे उतार के खुद अपनी आगे डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी। तो गुर्जारा प्रतिहारस देखिए, उसमें आप चौहान्स भी देख रहे हो, ठीक है। चौहान्स को चाहमनाज भी बोला जाता था, चंदेलाज भी हैं इसमें, परमारस भी हैं,
ठीक है, कालाचूर्स भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो है इसमें किंगडम्स बनी हुई हैं, लेकिन उन्होंने पुराने वाले किंग को हटा के, क्योंकि वो शायद वीक हो गए हों, तो या फिर अपनी इनकी पावर उनसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, उनको हटा के इन्होंने स्टार्ट किया अपनी वहाँ पे डायनेस्टी गुर्जारा प्रतिहार में। दूसरे आते हैं राष्ट्रकूटास, जो आप नीचे देखिए, ये आपका डेक्कन एरिया में पड़ जाता है, लेकिन इसको नाम देंगे आप नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में चालुक्यस का राज हुआ करता था, और दंती दुर्गा जो था एक समानता था। ठीक है, सबॉर्डिनेट था इसका चालुक्यस का। उसने क्या किया, चालुक्यस को हरा के मतलब अपना खुद का यहाँ पे रूल स्टार्ट कर दिया, अपनी खुद की डायनेस्टी चला ली थी राष्ट्रकूटास में। ठीक है, और तीसरा आप देखिए अपना पेज नंबर 816 पे ही पालाज। पालाज आप देखिए बांग्लादेश के पास है, तो ये इधर बंगाल के पास ये एरिया भी पालाज के जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, कलिंगा आपको उड़ीसा से रिलेटेड है। तो ये एरिया जो है ये भी जो है एक जो है दंती दुर्गा की तरह ही ये भी एक सबॉर्डिनेट इसको इसने अपने टेक ओवर कर लिया था किंग से। ठीक है, तो ये तीनों जो थी किंगडम्स, ये हमेशा कन्नौज के लिए फ़ाइट करती रहती थी, और इसीलिए इनका नाम दे दिया ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। ट्री मीन्स थ्री पार्टीज़ का स्ट्रगल आपस में। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे ये लड़ रहे थे। तो कम बैक टू योर 15 पेज। तो ये कन्नौज था, ये कॉमर्स और कम्युनिकेशन के लिए बड़ा अच्छा एरिया था, हाईवे था, बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन थी रिवर ट्रैफिक के लिए, जो अपर दोआब एरिया में रहता था। अपर दोआब मीन्स जहाँ पे दो आब हों। आब क्या होती है बेटा? रिवर्स। तो दो रिवर्स का जो एरिया था यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल हो रहा था सब कुछ, कम्युनिकेशन और कॉमर्स दोनों चीज़ें अच्छे से चल पा रही थी। इसलिए जो भी कंट्रोल करता था कन्नौज को, वो अपना ट्रेड और एग्रीकल्चर इस रीजन के अराउंड अपना बढ़ा लेता था। ठीक है, तो वहाँ का एरिया जो है, वहाँ के एरिया में जो भी ट्रेड और एग्रीकल्चर का कंट्रोल उसके हैंड में आ जाता था। तो कन्नौज जो थी बहुत प्रॉस्पेरस थी 9th और 10th सेंचुरी में, और बहुत सारे हिंदू टेम्पल और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इस टाइम में बनाई गई। बेटा जो भी किंग जो था जब भी पावर में आता था, वो बहुत सारे टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज बनाया करते थे अपनी पावर को शो करने के लिए कि वो बहुत ही पावरफुल है। तो फ्रॉम 9th to 13th सेंचुरी, यू कैन टर्न योर पेज एंड कम टू योर 17 पेज। फ्रॉम हेयर इट इज़ कम टू योर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमने कर लिया है। दिस इज़ द मैप आई वांटेड टू शो। तो ये आपका मैप है, देखिए बेटा इसमें आप आई एम शोइंग यू। सो हेयर इज़ द गुर्जारा प्रतिहारास। एक तो ये थी, एक ये राष्ट्रकूटास हो गए, और एक पालास हो गए। ठीक है, तो ये 3 स्टेट जो हैं किसके लिए कर लेते थे? देखो कन्नौज लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टिलिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो जो ये 9th to 13th सेंचुरी, ये 3 पावर्स थी, जो गुर्जारा प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया में, पालास बंगाल में, राष्ट्रकूटास नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में। दे फॉट फॉर कन्नौज एंड दिस इज़ नोन एज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो ये तो हो गई आपकी बात क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पावर, गुर्जारा प्रतिहारस। तो गुर्जारा प्रतिहारस में बेटा एक कदम्बा जो थे डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसमें मयूर शर्मा हुआ करते थे, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने भी अपना जो है इसमें अपना पावर बढ़ा ली थी। ऐसे ही हरिश्चंद्र थे, और ये राजस्थान को बिलोंग करते थे। ये दोनों जो थे लोग एक्चुअली ब्राह्मण्स थे। पहले क्या था, अगर आप राष्ट्रकूटास पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो किंग था उसको रिचुअल करना पड़ा अपने आप को क्षत्रिय दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो क्षत्रिय हैं वही जो है किंग्स बन सकते थे। तो लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। गुर्जारा प्रतिहारस में ये दोनों जो लोग हैं ये ब्राह्मण्स थे, तो इन्होंने अपना ब्राह्मण्स का जो भी ट्रेडिशन था इनको हटा के
इन्होंने अपना वही स्टार्ट कर दिया, मतलब रूल करना स्टार्ट कर दिया। और ये कौन सा एरिया हो गया आपका? वेस्टर्न इंडिया विच इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और दिस डायनेस्टी हैड पावरफुल रूलर्स लाइक नागा भट्टा एंड मिहिरा भोजा, ठीक है। तो इस डायनेस्टी में राजस्थान में गुर्जारा प्रतिहारास की जो डायनेस्टी थी, यहाँ बहुत ही बड़ा एक पावरफुल रूलर था जिसका नाम था नागा भट्टा, ठीक है। और दूसरे थे मिहिरा भोजा। तो नागा भट्टा जो है गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ठीक है। मिहिरा भोजा जो थे वो उन्होंने क्या करा, ये विष्णु के डिवोटी थे। उन्होंने बहुत ही लार्ज और प्रॉस्पेरस एम्पायर बनाया, कनौज को अपनी कैपिटल बना के। और साथ साथ में उन्होंने क्या करा, सिल्वर कॉइन्स जो इशू कर दिए जिसके ऊपर विष्णु सिंबल को इनग्रेव किया हुआ था कुरेद के बनाया गया था, ठीक है। और महेंद्र पाला जो मिहिर भोजा का सन थे, उन्होंने भी फॉलो किया अपने मिहिर भोजा को और फर्दर एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को। और अगेन देखिए बेटा, मैंने बताया आपको पहले भी कि बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड करते थे ये लोग, राजा लोग, अपनी सुप्रीमेसी को शो करने के लिए। देखिए हम कितने सुप्रीम है, कितने पावरफुल हैं। तो इसके बाद जो बहुत सारे वीक रूलर्स आए और जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेजन ने उनको रास्ता मिल गया। और ऐसे ही महमूद गजनी जो थे, उन्होंने प्रतिहारा रूलर को, जो उस समय वीक रूलर था, उसको डिफीट किया और एंटर कर गए हमारे इंडिया में। तो आपको क्लियर हो गया कि नागा भट्टा जो है फाउंडर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक है। मिहिर भोजा जो है प्रॉस्पेरस एम्पायर बनाया था उन्होंने गुर्जारा प्रतिहारास को, कनौज को कैपिटल बना के, और वो विष्णु के डिवोटी थे। और उसके बाद महेंद्र पाला जो मिहिर भोजा के सन थे, उन्होंने भी एक्सपेंड किया अपने फादर के बाद अपने एम्पायर को, और बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए। उसके बाद जो वीक रूलर्स होने की वजह से, जैसे प्रतिहारा जो लास्ट आए थे, उनको महमूद गजनी ने डिफीट कर दिया और अपना कंट्रोल कर लिया। अब फैक्ट क्वेस्ट पढ़ लेते हैं बेटा। ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड कनौज वॉज नोन एज कान्या कुब्जा, ठीक है। तो आपको मैंने अब बताया है, पेज नंबर 16 में देख लीजिए, नेपाल के नीचे कनौज मैंने आपको मार्क किया था, ऊपर भी ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कान्या कुब्जा है। अगेन आई कैन शो यू हियर, दिस इज़ योर कान्या कुब्जा, हेयर इट इज़, ये देखिए बेटा, नेपाल के पास। ओके, चलिए अब फिर चलते हैं वापस अपना उसमें इन्वेस्टिगेट। नाउ हियर इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपको इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिसके बारे में आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर रूलर कैसा रहा है। तो ये देखिए बेटा, लिखा हुआ है किंग्स ऑफ आंध्रा सेंधेवा, जिसको सिंध बोलते हैं, वे धरबा जो महाराष्ट्र का पार्ट है, कलिंगा उड़ीसा का पार्ट है। तो ये सारे के सारे उसके फेल बिफोर हिम मीन्स उन्होंने अपनी जो है इसको अपना किंग राजा मान लिया। जब ये प्रिंस ही थे, मतलब ये राजा नहीं बने थे, प्रिंस ही थे, तब भी वो इसके कदमों में गिर गए और अपने जो है इन्होंने बता दिया कि मतलब इसकी सुप्रीमेसी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इन्होंने विक्ट्रीज़ कहाँ करी, ये हम बात करें बेटा नागा भट्टा की, कि नागा भट्टा जो है जब प्रिंस थे, ये सारे किंग्स इन एरियाज़ के उन्होंने इसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। और नागा भट्टा ने क्या करा, विक्ट्री चक्रायुद्ध की, जो रूलर ऑफ कनौज, उसके साथ की। फिर उसने वांगा जो पार्ट ऑफ बंगाल है उसको डिफ़ीट किया। अनर्ता जो गुजरात का पार्ट है उसको डिफ़ीट किया। मालवा मध्य प्रदेश का पार्ट है। किराता फॉरेस्ट पीपल हैं। और तुरुष्का तर्क्स, इन सबको इसने हराया, ठीक है। तो ये जो दो क्वालिटीज़ आप बता सकते हो इस इंस्क्रिप्शन से कौन सी हैं, कि जब वो प्रिंस था तब भी वो इतना पावरफुल था कि लोग उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। देन कम्स योर दूसरी बात क्या हो सकती कि ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, है ना, और कि उसने बहुत सारी मतलब ग्रेट वॉरियर कह सकते हो आप इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर इंस्क्रिप्शंस अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री? येस, ऑफ कोर्स इंस्क्रिप्शंस आर गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि आपको उस समय के टाइम के बारे में, लोगों के बारे में पता चलता है। सो इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब की जाती हैं, है ना, वो लंबे समय तक रह जाती है, इसलिए हमें उनसे पता चल पाता है कि कौन सा किंग कैसा था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पावर जो है राष्ट्रकूटास। अब आपने उसमें मैप में देखिए, ग्रीन पोर्शन जो है राष्ट्रकूटास का है। तो राष्ट्रकूटास जो थे
ये डेक्कन में रूल करते थे और इनका जो टाइम एरिया है वो नर्मदा और कृष्णा रिवर है। ठीक है, तो आप मैप में आइए, मैप में आप देखिए बेटा, ये देखिए एरिया जो आपका है राष्ट्रकूटास का, दैट इज़ योर नर्मदा, ये आपकी नर्मदा है, एज वेल एज कहाँ तक है, कृष्णा तक। तो आपकी ये कृष्णा है। सो ईच के बीच का एरिया जो आपका है दैट इज़ योर राष्ट्रकूटास का एरिया। ठीक है, और राष्ट्रकूटास के जो सबॉर्डिनेट थे, मैंने आपको बताया ना कि सबॉर्डिनेट या समानताज एक ही बात है, वो चीफ वॉरियर है ना, समानता, ये सब एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया है। तो जो राष्ट्रकूटास थे ये सबॉर्डिनेट थे या समानताज थे चालुक्यास के। ठीक है, चालुक्यास भी देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड में कृष्णा के पास ही लिखा हुआ है। तो चालुक्यास को जब वीक हो गए तो इन्होंने जो है दंती दुर्गा ने इसको, जो कि सबॉर्डिनेट था, उसने इसको इसके ऊपर राज्य करना शुरू कर दिया। तो दंती दुर्गा ने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू कर दिया एंड ही इटसेल्फ बिकेम अ किंग। तो राष्ट्रकूटास वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद पालाज इन द ईस्ट। बेटा आप ईस्ट में देखिए पालाज, जो मैंने आपको बताया था येलो पोर्शन। ठीक है, ईस्ट में तो पालाज के साथ, नीचे आप साउथ में देखिए पालवाज, पांड्याज एंड चोलाज इन द साउथ। ठीक है, पालवाज, पांड्याज एंड चोलाज इन द साउथ। तो ये देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है आपका, हेयर इट इज़, ये चोलाज हैं और पालवाज भी आपके जो ये यहीं पे इस एरिया में है, पालवाज भी आते हैं और ये पांड्याज। ठीक है, तो ये इनके साथ इधर साउथ में, और ऊपर देखिए ये पालाज जो है आपके इधर ये रहे इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ इनके साथ हमेशा फाइट में रहे हैं ये राष्ट्रकूटास। क्यों रहे इनके साथ, ताकि अपने पावर दिखा सके। और चोलास जो थे वो साउथ में उनके साथ, चोलास आपका मिस हो गया है, चलो चोलास भी देख लेते हैं। तो चोलास जो है ये भी पावरफुल, इनके साथ भी ये रहे चोलास, पांड्यास, पालवाज आपके यहाँ थे, ये पांड्यास, अच्छा हो गया ये। तो इनके साथ ये फाइट में रहते थे अपनी सुप्रीमेसी शो करने के लिए। ओके, देन कम्स योर राष्ट्रकूटास रूलर्स जो थे इनकरेज करते थे द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, ये मतलब लैंग्वेज और लिटरेचर को इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और इन्होंने आर्किटेक्ट को बड़े तरीके से, ह्यूज तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। जो कैलाशा टेम्पल है एलोरा का, वो बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो इन्होंने जो आर्किटेक्ट एलोरा, जनता एलोरा आपने सुना होगा, तो ये राष्ट्रकूटास की ही देन है। तो सबॉर्डिनेट का मीनिंग लिखा हुआ बेटा लोअर इन रैंक पोजिशन। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट्स समानताज है ना, लोअर इन रैंक पोजिशन, फिर भी उन्होंने क्या है, दंती दुर्गा जो था लोअर पोजीशन पे था, सबॉर्डिनेट था, समानता कह सकते हो, एक ही बात है। उन्होंने जो है चालुक्यास को हरा के खुद अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब नेक्स्ट कम्स, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था येलो पोर्शन, बांग्लादेश के पास पालास। जो पालास थे इन्होंने रूल किया बंगाल, बिहार, पार्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, प्रेजेंट इस डे इसको उड़ीसा बोलते हैं, नेपाल। ठीक है, पालास ने बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, प्रेजेंट डे नेपाल, इन एरियाज़ पे इन्होंने रूल किया। और जो किंगडम पालास ने फाउंड की थी वो थी गोपाला। आप इसको समझ लिए, गोपाला। ठीक है, पाला से गोपाला, गोपाला क्या है, कृष्ण जी का नाम भी कह सकते हो कि कृष्ण जी ने फाउंड किया। और रामापाला का जो था वो लास्ट पाला रूलर था। ठीक है, राम जी ने लास्ट किया। ठीक है, तो गोपाला जो किंगडम है, पालास की किंगडम जो है गोपाला ने फाउंड की थी 750 CE में। और जो पाला डायनेस्टी है वो और ज़्यादा किसके अंडर बढ़ी, धर्मापाला। ठीक है, और उसके धर्मापाला के बेटे देवापाला के अंदर। ठीक है, गोपाला वॉज द फाउंडर, है ना, फाउंडर ऑफ पालास डायनेस्टी या पाला किंगडम। और धर्मपाला जो, और देवापाला जो उसका बेटा था धर्मपाला का, उसके अंडर जो है इसने, पालास ने बहुत ज़्यादा ग्रीव किया। और इन्होंने भी लिटरेचर और एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने। इसीलिए इन्होंने विक्रमाशिला जो यूनिवर्सिटी है वो पाला रूलर्स ने ही बनाई थी। ठीक है, उन्होंने फाउंड की थी। और बुद्धिज़्म के बहुत बड़े पैट्रन्स थे, बुद्धिज़्म को बहुत मानते थे। और जो रामापाला था 1082 से लेकर 1124 कॉमन एरा का टाइम है,
ये लास्ट रूलर था पाला डायनेस्टी का। और जैसे ही खिलजीज आए, ठीक है, खिलजीज भी एक डायनेस्टी हैं, ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं। खिलजी डायनेस्टी की वजह से ये जो पाला रूलर था इट केम टू एन एंड, ठीक है। अब और क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू किंगडम। जो न्यू किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता, कैसा होता था। तो बेटा किंग जो था हेड होता था और उसको हेल्प आउट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वो जो उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था हमेशा उसको एडवाइस करते रहते थे किंग को स्टेट के मैटर्स में। बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज करते थे, क्योंकि देखिए पैसा कहाँ से आएगा अपनी सुप्रीमेसी को शो करने के लिए, ऑब्वियसली टैक्सेस से, है ना। तो लोगों के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते थे। मोस्टली पेजेंट्स या कैटल कीपर या आर्टिजन्स के ऊपर लगते थे। पेजेंट्स जो अपने खेतों में से देते थे, कैटल कीपर्स अपने कुछ कैटल्स दे के करते थे। आर्टिजन उनको पैसे देते थे, क्योंकि आर्टिजन जो है अपने हाथ हुनर से कमाते थे, वो इनको पैसे देते थे। तो हु हैड ऑफन हैड अ पार्ट विद द पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर्स से, ठीक है। और ये जो टैक्सेस थे ये किस लिए यूज़ किया जाता था, एम्पायर के अच्छे बनाने के लिए और आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए और वॉर्स के अंदर जो फंड है उसको उसमें यूज़ करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी खजुराहो की, ठीक है। खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये चंदेला एम्पायर, जब जो चंदेलाज जो है, चंदेल्स जो है आजकल आप देख सकते हैं गुरजारा प्रतिहारास के पिंक का पोर्शन में चंदेलाज भी लिखा है। तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ये चंदेला एम्पायर के टाइम में बनाए गए थे। तो आप देखिए बेटा खजुराहो जो ये चंदेला एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ऊपर से लेके चंबल से लेके नीचे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का एरिया आपका नीचे आता है, ठीक है, उसके बीच में ये फैला हुआ था। तो इसका जो खजुराहो जो नाम है ये खजूर से पड़ा है। खजूर मीन्स डेट, ठीक है। डेट्स आप खाने वाले जो होते हैं ना खजूरें, उसमें उससे नाम पड़ा है। और अपने ही यूनिक आर्किटेक्चर से इसको ये बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो कि लोगों के जो मिडिवल इंडिया के टाइम के जो लोग थे उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। तो इसमें 85 हिंदू टेम्पल्स हैं, जिसमें सिर्फ ओनली 22 बच गए हैं। बाकी को वैनिश हो गए, डिमोलिश कर दिए हैं इन्वेडर्स ने, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं। और द टेम्पल्स के जो अंदर का जो एरिया है वो हमें सारे इंटरकनेक्टेड है। आप देखिए बेटा खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आप देख लीजिए साइड में बने हुए हैं। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड इनसाइड ओनली एंड आर इन द ईस्ट वेस्ट लाइन। और ये सारे ईस्ट वेस्ट लाइन में बने हुए हैं, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट के में और वेस्टर्न लाइन में जो बने ईस्ट वेस्टर्न लाइन है उसमें ये बने हुए हैं। और कहाँ पे कैसे बने हुए, किस तरह के बने हुए हैं, ये जो हमारे नॉर्थ इंडियन शिखरा स्टाइल था। अगर आपको याद हो 6th क्लास में आपने शिखरा गर्भगृह के ऊपर जो है कॉनिकल शेप बनती थी, जो दूर से दिखाई दे देती थी कि ये टेम्पल, वहाँ पे एक झंडा लगा दिया जाता था, शिखरा स्टाइल। तो इस तरह से ये जो खजुराहो टेम्पल्स हैं ये भी शिखरा स्टाइल बने हुए हैं, जो कि नॉर्थ का स्टाइल है। और जो प्रेजेंस ऑफ जैन एंड हिंदू टेम्पल सजेस्ट दैट चंदेलाज रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन। तो इसके अंदर जो जैन टेम्पल्स हैं या हिंदू टेम्पल्स हैं इस स्टाइल में, वो सजेस्ट करते थे कि चंदेलाज जो थे सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। क्वेश्चन अराइजेज व्हाट डू द टेम्पल्स इन खजुराहो टेल अस। वो यही करते थे कि जो चंदेलाज थे वो उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस थी, वो सब धर्मों को एक सा मानते थे। तो ये उनके टेम्पल से हमें यही पता चलता है। तो शिखरा अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये जो ऊपर का तीखा पोर्शन है दैट इज़ नोन एज शिखरा, कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल है ये शिखरा का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फॉरेन इन्वेजन। अब देखिए बेटा ये जो लोग हैं जब आ गए यहाँ पे, आपस में ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा था इन लोगों का आपस में, चाहे वो गुर्जारा प्रतिहारास थे या राष्ट्रकूटास थे या पालास थे, है ना। तो जब इनका आपस में लड़ाई हो रही थी तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा फॉरेन इन्वेडर्स ने, फॉरेन लोगों ने लिया। अब कैसे लिया, क्योंकि जो माउंटेन पासेस थे हमारे नॉर्थ वेस्ट में वो हमेशा रूट रहा है। अब आपको अगर याद हो, आपने सिल्क रूट भी करा है अपने 6th क्लास में, तो वो कहाँ से ये माउंटेन पासेस से आते थे ना। तो नॉर्थ वेस्ट जो है हमेशा जो है इन्वेडर्स के लिए रास्ता बना है। तो महमूद गजनी जो थे ये पहले इन्वेडर है जिसने माउंटेन पासेस के थ्रू आके, नॉर्थ में माउंटेन पासेस से थ्रू आके अपनी किंगडम जो है इंडिया में सेटअप किया, ठीक है। महमूद जो हमेशा एम्बिशियस मीन्स बहुत ही आगे बढ़ने वाला, मतलब
बहुत ऊंचा उठने वाला, अपने आप को ऊपर रखने वाला रूलर था, जो अपनी वो यहाँ पे रहना एक्चुअली नहीं चाहता था। वो जो भी लूटपाट करता था वो अपने अफ़गानिस्तान की जो गज़नी में ले जाता था, ठीक है, क्योंकि वो अपनी गज़नी को बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था सेंट्रल एशिया में। तो गज़नी जो है इसका एरिया भी बहुत बड़ा था। हमारा तो कुछ पार्ट इसने इंडिया का लिया था, सोमनाथ टेम्पल तक इसने जो है अपनी मतलब इसने लूटा इसको, सोमनाथ टेम्पल को, जो गुजरात में है। लेकिन इसका अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो इसका किंगडम था बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। तो ये अब बहुत सारी वेल्थ लेने के लिए इंडिया में आता था। तो इसने एक ही जगह पे अटैक नहीं किया, इसने पंजाब पे, पेशावर पे, मुल्तान पे, कन्नौज पे, सोमनाथ टेम्पल पे, सब के ऊपर इसने अटैक किया। इतना ही नहीं, इसने जो अच्छे अच्छे क्राफ्ट्समैन थे इंडिया में, वो भी इसने गज़नी में ले गया था। ये कहा जाता है बेटा कि महमूद जो है उसने एक बार अटैक नहीं किया है इंडिया में, उसने 17 टाइम्स अटैक किया इंडिया में। और कौन सी सेंचुरी में? इन द आप ये कह सकते हो 1027, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 28th सेंचुरी, ठीक है। तो 1000 से लेके 1027 सेंचुरी तक CE तक इन्होंने 10th सेंचुरी में, सॉरी नाउ दिस इज़ नॉट 10th सेंचुरी, दिस इज़ 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी पे इन्होंने 17 टाइम्स जो है महमूद गज़नी ने इंडिया पे अटैक किया। तो देखिए बेटा कितना उसने अटैक किया होगा। क्यों अटैक किया था? क्योंकि लोग इन्वेडर्स क्यों हमारी तरफ खींचे चले जाते, क्योंकि इंडिया को जो है बहुत कहते हैं ना गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया माना जाता था इंडिया को। कितना इतना वेल्थ होती थी इन टेम्पल्स के अंदर, इतनी वेल्थ हुआ करती थी, ठीक है। तो महमूद जो थे बहुत एक्सेलेंट जनरल था। क्यों एक्सेलेंट जनरल था? जब उसने इतनी सारी किंगडम को अपने मतलब कहाँ अफ़गानिस्तान, उससे पहले भी ईरान के उस एरिया में सारी इसके अंडर कंट्रोल थी, ठीक है। उसने अपनी इन्वेजन्स को पहले प्लान करता था, किस तरह से उसने इन्वेड करना है इंडिया किसी भी एरिया को, उसको प्लानिंग करते, इसलिए इसको एक्सेलेंट जनरल बोला जाता था। तो उसने अपनी जो वेल्थ है यहाँ से ले जाता था, अपने जो गज़नी को, होम टाउन जो था उसको सुंदर बनाता था। और तारिक अल हिंद, ये जो अल बुरूनी, आपने बिगनिंग में भी इसके बारे में पढ़ा है, महमूद गज़नी के जो कोर्ट एस्ट्रोलॉजर रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी का काम भी अच्छे से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हो, जो ये ग्रह नक्षत्र जो सब इनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो अल बुरूनी जो है, इन्होंने तारिक अल हिंद जो है कंपोज़ की थी, जिसमें महमूद गज़नी के बारे में हमें उसकी किताब से पता चलता है। तो ये बताता है कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स की क्या इंटरेक्शन रही है, उसके बारे में डिटेल इंटरेक्शन जो है तारिक अल हिंद के अंदर उसने लिखी है। तो आगे आप चलते हैं, नेक्स्ट पेज। जो महमूद था उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेटअप करी थी। क्यों सेटअप करी थी? ताकि वो जैसे मैथमेटिक्स, रिलीजन और मेडिसन, क्योंकि देखिए बेटा इंडिया बहुत फेमस था, आपको पता है ना, आर्यभट्टा मैथमेटिशियन इंडिया का ही था। रिलीजन्स में हमारे वेदास, हमारा पुरानास बहुत अच्छे रिलीजियस टेक्स्ट है जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज मिलती है, ठीक है। ऐसे मेडिसिन्स के उसमें भी हमारा जो इंडिया कहीं पीछे नहीं रहा है, ठीक है। तो आई कुडंट रिकॉल द नेम, जो मेडिसिन में भी फेमस जो रहे थे उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा फेमस हमारा इंडिया रहा है। तो इसलिए उसने हमेशा यूनिवर्सिटीज़ इनकरेज करी हैं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। और इसका एम्पायर जो था वो बेटा ईरान से लेके तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ पार्ट पंजाब का और ये राजस्थान का, सॉरी, और गुजरात का, क्योंकि सोमनाथ तक इसने वो कर लिया था ना, कंट्रोल कर लिया था। सोमनाथ में भी अटैक किया था और उधर कन्नौज में भी अटैक किया था। तो लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी ये जो एम्पायर था 1040 CE में ये डिसइंटीग्रेट मीन्स ख़त्म हो गया था, टूट गया था। अब इनके बाद गजनवी के बाद आते हैं घोरिड्स, ठीक है। तो घोर जो है एक बहुत ही छोटी सी किंगडम है जो कि प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। और वो ये जो थी ये गजनविद एम्पायर के अंडर कंट्रोल थी। तो जो मोहम्मद गौरी जो थे वो बहुत एम्बिशियस रूलर था
और इसका ऑब्जेक्टिव यही नहीं था कि वो वेल्थ को इकट्ठा करे, है ना। अमास करना मीन्स वेल्थ को इकट्ठा करना, पर उसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और 1173 सीई में उसने गजनविद जो एम्पायर था उसको ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया, और अपना नया एरा स्टार्ट कर लिया जिसको नाम था घोरिद एम्पायर। तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी दोनों में डिफरेंस है बेटा। मोहम्मद गौरी जो था वो वेल्थ लूट के वापस नहीं जाना चाहता था अफ़गानिस्तान, वो इंडिया को भी अपने अंदर मिलाना चाहता था। जबकि महमूद गजनी जो था वो सिर्फ अपनी इंडिया से लूट के वेल्थ लेके जाना चाहता था और अपने गजनवी को सुंदर बनाना चाहता था। तो मोहम्मद गौरी जो था वो सक्सेसफुल कैंपेन हुए उसके मुल्तान में 1175 सीई में, और उसने उसको कंकर भी कर लिया। तो जबकि वो जो गुजरात का इन्वेजन था उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा, मुल्तान का कैंपेन में ही वो सक्सेसफुल। क्यों? उसको बहुत ही इंटेलिजेंट था कि उसको पता था कि उसकी जो अगर उसने फर्म फाउंडेशन बनानी है तो पहले उसको इंडिया को कॉन्कर करना पड़ेगा, उसको मेन मकसद यही होना चाहिए। तो इसलिए उसने पंजाब को कंकर किया और अपना बेस जो है इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान जो एक राजपूत रूलर थे दिल्ली के और अजमेर के, उन्होंने एक चैलेंज दिया मोहम्मद गौरी को। ही वॉज प्रिपेयर टू चैलेंज, वो हमेशा तैयार ही रहता था कि मोहम्मद गौरी जब भी उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसका पूरा जवाब देगा, ईंट पत्थर का जवाब देगा। ठीक है। तो उनकी आपस में लड़ाई, फर्स्ट लड़ाई जो होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन 1191 सीई में हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है डिफ़ीट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान ने गलती कर लेता है, क्योंकि अगर वो मोहम्मद गौरी को वो कर देता, तभी मार देता, तो शायद फिर ये जो है वो गौर्स का जो है कंट्रोल नहीं रहता हमारे इंडिया के ऊपर। लेकिन यही गलती कर दी उसने, उसको बेचारा समझ के कि चलो कोई बात नहीं, गलती का माफ़ करके उसको मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। लेकिन बदले में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो है फिर से एक बार उसने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे इन 1192 सीई में। ठीक है। और इस समय जो है पृथ्वीराज जो चौहान जो थे डिफ़ीट हो गए, सेकंड बैटल ऑफ टेरन बोलते हैं इसको। इसमें डिफ़ीट हो गए। क्यों डिफ़ीट हो गए? क्योंकि एक तो राजा जयचंद जो थे कन्नौज के, उसने उनको सपोर्ट नहीं किया। धोखे की वजह से पृथ्वीराज चौहान जो है डिफ़ीट हो गए सेकंड बैटल ऑफ टेरन में, जिससे जो है उन्होंने मोहम्मद गौरी ने जो है दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया, गंगा यमुना दोआब को अपने कंट्रोल में ले लिया, और फिर बिहार और बंगाल को भी अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। और फिर उसके बाद उसने जयचंद को भी हरा दिया 1194 सीई में, दैट मीन्स सेकेंड बैटल ऑफ टेरन के 2 साल बाद। और जो अपनी बाकी की जो कंक्वेस्ट थी उसको उसने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने आपका जो ये आपकी कौन सी ये दिल्ली में जो बनाई है कुतुब मीनार, उसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। तो ये उसकी बनाई हुई है, स्टार्ट करी हुई है। तो ये उसकी वजह खुद ही यहाँ पे नहीं रहा मोहम्मद गौरी, और उसने अपने स्लेव को जो उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की भी डायनेस्टी स्टार्ट होगी, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है। अब आप बता सकते हो वाई, फाइंड आउट वाई वॉज मोहम्मद गौरी अट्रैक्टेड टू इंडिया। क्यों अट्रैक्ट था? बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल्दी था। कन्नौज जो थी वो प्रॉस्पेरिटी थी, वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ। सो नाउ नेक्स्ट इज़ योर साउथ इंडिया। दिस टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो till then you can understand till here and read your chapter from the book also, or you can read it through this channel also. Okay, bye for now.